अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, इमरान खान साहब की अपील मंजूर हो गई है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। साइफर केस में जज की तैनाती जो है उसको बरकरार रखा गया है। ये मामला अब किस तरीके से अनफोल्ड होगा और अब क्या इसका मतलब है कि साइफर केस में केस की नौयत और एतबार किस एतबार से ये मामला चलेगा, इसके ऊपर भी शो में बात होगी। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो मच एंटिसिपेटेड मीटिंग थी वो मीटिंग हो चुकी है। उस मीटिंग में क्या तय पाया है, किस किस्म के सियासी इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको नज़र आएंगे, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में सियासत पाकिस्तान की जो मरकज़ी सियासत है उसके लिए अब बहुत अहम हो गई है। कुछ इस किस्म के धड़े मौजूद हैं। अगर वो अपना वज़न किसी भी बड़ी सियासी जमात के पलड़े में डालें तो फिर ही वो बड़ी सियासी जमात हुकूमत बनाने के काबिल होती है। और एक बड़ी बारगेनिंग चिप छोटी सियासी जमातों के हाथों में भी मौजूद है कि वो मरकज़ में सियासत के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा आगाज़ जो है वो आज के प्रोग्राम का होगा उस खबर से जो कि गुज़श्ता रात आप लोगों ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखी, सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। पाकिस्तान की सहाफ़त को पाकिस्तानियों ने नई पस्तियों में गिरते देखा। साबका खातून अव्वल के साबिक शौहर खावर मानिका साहब का इंटरव्यू किया शाहजेब खानज़ादा साहब ने। इस इंटरव्यू को जिस शख्स ने देखा उसको वाज़ेह तौर पर नज़र आया होगा कि सियासी मकासद के लिए ये इंटरव्यू किया गया, क्योंकि इससे पहले ख़बर और बयानिया हमने तो यही सुना था कि खावर मानिका हो, फराह गोगी साहिबा हो, उसके अलावा खातून अव्वल जो हैं उनके हवाले से, एहसन गुज्जर साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये एक करप्शन का नेक्सस था। उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर अरबों रुपए जो है वो हड़प लिए गए, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन कल हमें पता चला कि खावर मानिका साहब तो गालिबन एक बहुत ही मजलूम शख्स हैं जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है और एक मजलूमियत की तस्वीर बने हुए नजर आए शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में। पाकिस्तान में जाहिर है कि सहाफ़त के हवाले से अब एक नई बहस छिड़ गई है कि सहाफ़त हो रही है या सहाफ़त की आड़ में सियासत हो रही है। मीडिया का काम है खबर देना, ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि सियासतदानों की निजी ज़िंदगी के मामलात मीडिया की जीनत बने हैं। लेकिन इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उसकी खबर करते हैं, कुछ चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सामने रखते हैं। जो पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट भी हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि इल्ज़ामात को हकीकत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। हत्तुल वसा कोशिश होती है कि यही किया जाए। लेकिन कुछ रस्में, जिन रस्मों का हमने गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान में आगाज़ होते देखा, रस्मों के बारे में ये कहा जाता है कि रस्म जो है उसको शुरू करना शायद निस्बतन आसान होता है, लेकिन रस्म को निभाना बहुत मुश्किल होता है। 5 साल 10 साल हालात वक्त पलटा खाता है और फिर इस किस्म की एग्जाम्पल्स जो हम कायम करते हैं वो हमें हॉट करते हैं कि कल को क्या किसी के पास तौजी होगी कि सियासतदानों के निजी मामलात, किसकी शादी, किसकी तलाक, किसके बच्चों की शादी, किसके मौशके किस तरीके से हुए, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान में सियासत अजीबो गरीब तर्ज इख्तियार कर गई है। लोगों तक अपना ये पैगाम नहीं पहुंचाया जा रहा है कि हम आपके लिए क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, राग़िब करने के लिए अपने मुखालिफ सियासतदानों पर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अब आ जाते हैं असल मामले की तरफ कि ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू 2 मकासद के लिए मुमकिन तौर पर हो सकता है। पहला मकसद ये हो सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी जमात की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके, उनके खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा सके। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ये नहीं है, नए नहीं है, ये किसी ना किसी तरीके से इंफॉर्मेशन डोमेन में मौजूद थे। इन्हीं इल्ज़ामात के होते हुए जो कि जनवरी 2018 में सामने आ गए थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना सिर्फ इलेक्शन जीते, उन्होंने हुकूमत बनाई। ना सिर्फ ये इल्ज़ामात बल्कि दीगर उनके क्रिकेटिंग करियर से लेकर ऑनवर्ड इस किस्म के इल्ज़ामात का उन्होंने सामना किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम की एक अक्सरियत आपको उनके साथ आज खड़ी हुई नज़र आती है। लिहाजा कहीं ना कहीं फ्लॉ है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में। इमरान खान को काउंटर करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए शायद ये हरबा जो है उतना कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इस इंटरव्यू में जो तलाक की तारीख का कहा गया है कि वो 14 नवंबर को हुई और निकाह दौरान इद्दत जो है
वो अमल में लाया गया, तो क्या उसकी बुनियाद पर कोई ऐसा मुकदमा बन सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक और सज़ा का सामना हो, एक और नाअहली का सामना हो, सादिक और अमीन के मामले के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हों? इस तमाम मामले और दीगर जो खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं उसके ऊपर आज के शो में बात होगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हाफिज़ हुसैन अहमद साहब। अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, उस मुलाकात में भी मौजूद थे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खलील ताहिर सिंधु साहब, वो भी जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन है मुस्लिम लीग नवाज के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है वो तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून हैं, उनसे भी इस मामले के ऊपर बात होगी। आप तमाम साहिबान के साथ गुफ्तगू का और सवालात का आगाज़ करने से पहले मैं आपके सामने ये ज़रा रद्द अमल रखना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, तो उन्होंने ख़ावर मानिका साहब के इंटरव्यू के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा है कि जो बातें ख़ावर मानिका ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम इमरान खान को लेना चाहिए था। ये बात की नवाज शरीफ साहब ने। मुस्लिम लीग नवाज ने जो ऑफिशियली इसके ऊपर रिएक्शन दिया है वो नन अदर देन तलाल चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। तलाल चौधरी ने क्या गुफ्तगू की, जरा सुन लीजिए। कल मानिका ने इंकशाफात किए हैं, लोगों को अफसोस हुआ है। हमारी खानदानी रवायात है, इस्लामी रवायात हैं, इलाकाई रवायात हैं। हमारे यहां तो जिनके घरों में जाया जाता है वहां नजरें झुका ली जाती हैं। वो करामात जो थी वो रात के लेट नाइट टेलीफोन पर और लेट नाइट मुलाकातों में करामात वो जाहिर करती थी। अब हैरानकुन तौर पर तलाल चौधरी साहब का इंतखाब किया गया ये रद्द अमल देने के लिए। मैं तबसरा ऐड बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी कुछ अरसा पहले तलाल चौधरी साहब किस मुश्किल से गुजरे थे, वो जरा देख लीजिए। मेरी आखिरी लोकेशन इत्थे आ, इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी मूवियां बनाईयां वा, तुसी मेरे इन्हां दियां सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा वा, जिन्हों मर्जी बुलाओ। आओ जी कासम साहब, मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दस रात के 2:30 बजे तंजीम साजी के मामलात थे। तलाल चौधरी साहब को एक मुश्किल से गुजरना पड़ा और उसके बाद वो एक और मुश्किल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत का नोहा है, पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है, पाकिस्तान में सियासत किस हद तक गिर चुकी है। 90s के दौर में भी यही कुछ होता था। मैं एक तारीखी खिताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट किया, जिस वक्त 3/4 अक्सरियत लेकर मुस्लिम लीग नवाज बरसर इक़्तिदार आई, उस वक्त जो बयानिया बनाया गया था उसके बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने क्या फरमाया था, जरा सुनिए। जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाद में चला भी नहीं सकता अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जिनका सामना करना पड़ा, मुस्लिम लीग नून का वतीरा वही है, सियासत में सियासतदानों को, अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया जाए। और ये जो मज़कूरा क्लिप आपने देखा है, इस क्लिप में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस कैंपेन की बात कर रही हैं जिसमें यह कहा गया था कि आसिफ अली ज़रदारी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसे घोड़े रखे हुए हैं जो शहद खाते हैं, दूध पीते हैं, मामलेट खाते हैं, उनको सेब के मुरब्बे खिलाए जाते हैं, आवाम से रोटी छीनकर घोड़ों को खिलाई जाती है। हम इक़्तिदार में आएंगे, आवाम को रोटी देंगे। आवाम को रोटी मिली नहीं, लेकिन कारगिल के वाक़े के बाद अनसेरेमोनियली एंड आई वुड अगेन से कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जिस तरीके से निकाला गया, वो कहानियाँ भी सबके सामने हैं। जब सियासतदान इस किस्म का रवैया रखेंगे तो फिर ये चीज़ें आगे जाकर आपको हॉन्ट करती हैं। फाइनली डिबेट ओपन करने से पहले ज़रा सुन लें आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर क्या तबसरा किया है। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। तौर पे जो हमारे
पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। तो बिलावल कहते हैं कि यहां सियासत नहीं हो रही, जाती दुश्मनी हो रही है। अब इंतकाम इंसानी जज्बों में से एक जज्बा है, और चंद साल के बाद अगर हालात पलटा खाते हैं और फिर कोई और इंतकाम लेता है तो फिर उसको किस तरीके से रोका जाएगा। हर शख्स जो है वो अपने पास कुछ चीज़ें नोट कर रहा है। मेहरबानी फरमाएं इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पर जो रॉस सूझ अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए हमारे सियासतदान, हमारा मीडिया आम लोगों के जहनों में भर रहा है, जिसका असल मसला है रोटी, उसका असल मसला है महंगाई और गुर्बत। ये तमाम मामला है। हम फौरी तौर के ऊपर एक क्विक ब्रेक के ऊपर जाएंगे। जैसे ही वापस आएंगे इन तमाम मामला पर बात होगी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि सहाफत सियासत दोनों मौजूद बहस हैं। तारिक मतीन साहब, आपने इंट्रो सुन लिया, गुफ्तगू सुन ली, पहले सहाफत की बात कर लेते हैं। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप एज ए सहाफ़ी, ये जो कुछ हुआ गुज़श्ता रोज़? सबसे मोहतात और सबसे ज़्यादा महज़्ज़ब अंदाज में भी इस पर अगर तबसरा किया जाए तो घटियापन था। और ये घटियापन जो है, ये जहां से ये इंटरव्यू किया गया जिस प्लेटफॉर्म से, तो वहां से ये बार बार हुआ है। पिछले कुछ जैसे में मीडिया से बार बार हुआ है, एक बार फिर किया गया और नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे इसलिए हैरानी अब कम हो गई है मेरी कि उनके साथ इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर ढंग से कर दिया गया। और एक तबसरा जो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा गुज़श्ता कुछ अरसे में हमारे यहाँ जो इंटरव्यूज हुए ना उन पर, कि जहां डूब मरने का मकाम हो वहां बाज लोग नहाने का मौका ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ की इस सूरत हाल पे सबसे बेहतर तबसरा हो सकता है। क्योंकि हमने तो ये भी देखा कि एक बैरिस्टर ने अंडर ड्यूरेस इंटरव्यू किया इन 4-5 इंटरव्यूज में। एक सहाफी ने एक मुग़वी का इंटरव्यू किया, एक साहब अपने वालिद की हवेली पर एक बंदे को ले गए और ले जाकर उसका इंटरव्यू किया, और फिर उसके बाद एक घर के मुलाजिम का इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद जो है जिस शख्स का इंटरव्यू हुआ उसकी गल्फ न्यूज में 8 जनवरी की स्टोरी थी कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। उस शख्स की एक मुलाकात भी हुई थी उस तलाक के बाद भी, उस शादी के बाद भी बल्कि। तो ये जो था, जो कर रहा था उसका भी घटियापन था, और जो इंटरव्यू दे रहा था, मैं अब इसको मजबूरी पर नहीं लेकर जा रहा, उस शख्स का ज्यादा बड़े लेवल पर घटियापन था कि वो अपने गुलाम मुस्तफा खर साहब के बारे में, ये बात मशहूर है ना कि उनसे किसी ने पूछा किताब के बारे में कि किताब लिख दी गई है आपके बारे में, मेढ़ा साईं माय फ्यूडल लॉर्ड, तो खर साहब ने कहा मैं अपने बच्चों की मां पे बात नहीं करना चाहता। तो ये सही। तारिक भाई मैं आपके पास वापस आता हूँ। हाफिज हुसैन अहमद साहब, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने नशेब व फराज देखे हैं पाकिस्तान की सियासत के। ये 90 की दिहाई की सियासत भी देखी है, 2000 ऑनवर्ड्स भी देखा है, उससे पहले भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। हमारे सियासतदान ये लोगों से जिस वक्त आवाम में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए बयानियाँ कोई बनाते हैं, क्यों बाहर नहीं निकल आते कि किसकी शादी कैसे हुई, किसकी तलाक कैसे हुई, किसका क्या सिलसिला रहा? इससे बाहर नहीं निकल आना चाहिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक हमारा अलमिया रहा है जिसकी निशानदेही शुरू में आपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के हवाले से उनके शॉर्ट्स दिखाए। मैं तो समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि जब हम आवाम के मसाइल को इक़्तिदार में आकर भी हल नहीं कर सकते और आवाम के मसाइल के हवाले से अपने मंशूर और अपने प्रोग्राम को भी उस अंदाज़ में आवाम के सामने लाने से क़ासिर रहते हैं, तो फिर हम एक मनफी अंदाज़ अपनाना चाहते हैं। और फिर वो मनफी अंदाज़ ये होता है कि मद्दे मुकाबिल को
इस अंदाज में जो है बदनाम किया जाए, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। तो ये पिछले अदवार में भी हुए, अब भी हुए, जहाज़ों से पम्फलेट भी फेंके गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये पहली बार है कि इससे अब की बार सूरत हाल ऐसी है कि एक खातून शौहर के ख़िलाफ़ बोलने लगती है, वो तो ठीक है, और एक शौहर खातून के ख़िलाफ़, बीवी के ख़िलाफ़ बोलने लगता है। हालांकि हमारे दीन ने तो कहा है अंतुम लिबासुल लहुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये एक दूसरे के लिबास और एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं, हम उससे एक तरफ होते हैं। मेरे जहन में तो एक बस बात आती है कि जो कुछ दिखाया गया या जो कुछ मानिका साहब कह रहे थे, लेकिन जब तक उनके निकाह में थे तो वो तो उनके कब्ज़े में थे, तो उस वक़्त तो उन्होंने इस हवाले से अपना कोई रद्द अमल उसके बाद भी 5 साल गुजरे हैं इस नहीं, वो इंटरव्यू तो तक। बात अलग है। यानी 5 साल तो उनके निकाह से निकल गई थी, लेकिन जब निकाह में थे जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है तो उस वक़्त रद्द अमल क्या था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, चाहे किसी भी जानिब से हो। और ये आग जब भड़कती है तो फिर वो खसो खाशाक को भी ले जाता है और बड़ी बड़ी लोहे भी उसमें पिघल जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम जिस नहज पे जा रहे हैं, और अब मैं खौफज़दा तो इसलिए आवाम को होना चाहिए कि अगर इलेक्शन का अब अदवार दौर शुरू होगा और इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ ही अगर इस किस्म की बातों से होगी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि टेम्पो बनाने के लिए फिर हम किस हद तक जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ बहुत ही हमारे लिए, मुस्तकबिल के लिए, सियासतदानों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सही। सिद्धू साहब, आप लोगों ने एक 35 रुकनी गालिबन कमेटी बनाई मंशूर की, जिसने बताना था कि आवाम के पास आप क्या लेकर जा रहे हैं, क्या एजेंडा, क्या मंशूर लेकर जा रहे हैं। तो मंशूर कमेटी जो है वो अगर इससे बेहतर कोई चीज़ करती, कोई आप अपना लोगों की तरफ जो आपका अप्रोच है वो डिफरेंट होती, नून लीग जो है वो क्यों अब ग्रो अप नहीं कर जाती? माजी में क्यों हम इस वक्त तक जी रहे हैं और वही तर्ज सियासत है? नबी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा, दोहरा कहा, आपने लफ्ज़ थोड़ा अच्छा यूज़ किया। और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब जैसे लोग आपके प्रोग्राम में बैठे हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा दिलचस्प करते हैं। ऐसी बातें कभी होती थी, मुझे याद है एक दफ़ा हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने मतलब बेनजी भुट्टो को उन्होंने कहा मैं मरी जा रही हूँ, तो उन्होंने कह दिया वैसे, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं थी। इंटेलेक्चुअल पर्सन हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब हमारे लिए मशहूर है, तो उन्होंने जैसे कह दिया कि किस चीज़ में मरी जा रही है, तो बड़ा काम होगी। लेकिन हाफ़िज़ साहब का पसंद ये मकसद नहीं था। हम एक छोटी मोटी बात लोग मजाक में करते हैं, पूरी दुनिया में छोटी मोटी मायने से की बात हो जाती है। लेकिन अब जिस बात तरफ जो हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने भी इशारा किया है कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास करते हैं, तो मुझे तो ज़ाती तौर पर वो जो मानिका है, शर्म आनी चाहिए उसको अपने आप से ये बात करते हुए कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। चाहे वो बात गलत है, चाहे उसका मुझे इस बात का कोई पता नहीं, जो हमारे से ठीक है। अभी आप देखिए, इसके बाद आपका प्रोग्राम आएगा दूसरे अपना सोशल मीडिया पे, और जिस लेवल पे आप देखेंगे मेरी माँ को गालियाँ पड़ेगी, मेरी बहनों को गालियाँ पड़ेगी, आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। हम तो सिर्फ तबसरा कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक खिलाफी गिरावट और ताकत वाला माहौल हो गया है, वरना लोग कभी कोई माइंड नहीं कर सकते। एक दफा हुआ कि 12 सैनिटर यकीन दीगरे बहुत हो गए, तो हाफ़िज़ साहब ने बयान दिया कि मुझे लगता है ऐवान बाला और आर्मी बाला में फासला कम होता जा रहा है, और किसी शख्स ने कोई माइंड नहीं किया, बल्कि साहब आज से हम आज भी समझते हैं कि इनसे ज्यादा अच्छी वकी बात जो है उनको कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब जो सिलसिला हो गया है कि ये जो खतूने, पता नहीं क्या अव्वल कहना चाहिए, खतूने शहारम कहना चाहिए इमरान खान को, और वो जो साकिब नसार ने कहा था कि अपना अमीन और सादिक और रियासत मदीना, मुझे तो इन जाती बातों पर खुदा जानता, मुझे जाती तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी जिसने जो है वो उसका जवाब दे, वो उसके बारे में जान सकता है। लेकिन मुझे जाती तौर पर इंतहाई मतलब मैं अपने अंदर जो है ना क्या कहना चाहिए, मतलब मलाव करूँ कि आप अगर जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि अगर इससे सियासत शुरू होंगी तो ये दुश्मनी में बदलेगी। मतलब वो भी वक्त था कि जब जर्नैल साहब, क्या नाम था उसका, यहिया खान, उसने ईरान के सदर को घर तरफ जाना था, इल्विदा करना था, और इल्विदा नहीं कर सका, और उसको जाके फिर एक और था तो गुलूकारा उनको जाके अंदर से उठा के ले जिस तरह से लेके, तो फिर ये रवायत थी और ये हमारे प्रोटोकॉल था।
ये तो पता नहीं बड़ी देर से, कितनी देर से सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन अब इस सिलसिले को थम जाना चाहिए। मैं हाफिज साहब की बात से एग्री करता हूँ कि वरना ये बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। दूसरा जो आपने सियासत की बात की, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हमने जो खावर मानिका ने बात कही है उसके बारे में बात आगे बढ़ाई है या बढ़ी है, जिस तरह से भी हुआ है। हमारा तो मियां नवाज शरीफ का एजेंडा यही है कि अभी इन बातों को छोड़कर जो अगर इलेक्शन कोई भी जीतता है 8 तारीख को, जो भी जीतता है, चाहे जो सरदार सिंह भी लेता है, उसको हुकूमत देनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई हम भी हो सकते हैं, पीटीआई भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी हो सकती है, जमात इस्लाम, कोई एनी पार्टी, लेकिन उसको देनी चाहिए। और उसको हमारी प्रायोरिटी सबकी ये होनी चाहिए कि जो कौम है जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है, वो खुदा के लिए किसी तरीके से कायम रह जाए। सही। ये यकीनन आज आपका सवाल है, मौमे का आप शिकार हैं कि खातून अव्वल, दोयम, सोयम या चाहरम, और गुज़िश्ता 16-17 माह में भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें थी कि डिटरमिन नहीं कर पाए कि खातून अव्वल, दोयम, सोयम या चाहरम किसको करार दिया जाए। मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। यासीन आज़ाद साहब, ये बताइएगा कि जो खान साहब के हवाले से जो फैसला आया इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि जो जेल ट्रायल अब तक हुआ है, अगर ये कलअदम हो गया है तो जाहिर है कि इल्ज़ामात भी मौजूद हैं, इल्ज़ाम भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, और उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन का एक मौक़िफ़ भी मौजूद है। आइंदा दिनों में आप क्या देखेंगे कि किस तरीके से ये शेप अप होगा केस खान साहब के हवाले से? यासीन आज़ाद साहब के साथ राब्ता जो है वो फिल वक्त मुनक़ता हो गया। हम उनसे दोबारा राब्ता करेंगे। जी हाफिज़ साहब, कुछ गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी, सिंधु साहब ने भी की। आप हमें बताइए कि आज मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आप लोगों का किस तरीके से ये इत्तेहाद लगता है कि आ रहा है? सीट एडजस्टमेंट होगी, इलेक्टोरल अलायंस होगा, किस फॉर्म में होगा? देखिए, आज जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर तमाम साथी उनके, इसाक डार साहब थे और हसन इकबाल वगैरह थे, सारे तशरीफ़ लाए थे मौलाना साहब के घर पे। मैं भी बलूचिस्तान हाउस ठहरा हुआ था, मुझे भी मौलाना साहब ने बुलाया। दीगर साथी भी थे, हमारे बलूचिस्तान के सदर वगैरह थे, दूसरे साथी थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। तो बड़ी अच्छी बात हुई और खुशगवार माहौल में हुई। और मैं तो समझता हूँ कि सियासी बातों के हवाले से तो उस महफिल में मियाँ साहब ने कहा कि हमने एक वक़्त गुजारा, जद्दोजहद की इकट्ठे, और हमें इकट्ठे रहना चाहिए और मुस्तक़बिल में भी हमें साथ रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो इंतखाबात के हवाले से ही ये बात कर रहे थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से तो बड़ी अच्छी बात है कि वो PDM की सूरत में हो या दीगर सूरतों में हो, लेकिन हमारे मुल्क के मारूजी हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ इलाक़ों में कबायलियत है, कुछ इलाक़ों में कौमियत है, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ समत में लोगों के वोट भी हैं। तो ज़ाहिर होता है कि अगर दो इत्तेहाद हों तो फिर एडजस्टमेंट के हवाले से शायद थोड़ी सी मामलात को हो, इसको देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे माहौल में ये बात हुई है और इसका इनिशिएटिव भी ख़ुद मियाँ साहब ने लेकर ये बात शुरू की थी। ज़ाहिर है अब वो भी बैठेंगे और हमारे जमीयत का भी मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास होगा, उसके बाद देखेंगे सूरत हाल है। ये तो बहुत लाइकली था कि नून लीग और JUIF के दरमियान ज़ाहिर है कि सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद इसकी तरफ मामलात बढ़ेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता 3-4 हफ़्ते पहले भी ये बात फरमाई थी कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मारूजी ज़मीनी हालात ये हैं कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। तो क्या इस हवाले से भी कोई बात हुई है कि इसका क्या अप्रोच या क्या पॉलिसी बनाई जाए? कैंपेन नहीं हो सक रही अगर? देखिए, दोनों बातें की गई थी, कैंपेन की भी बात की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन इस वक्त जो मुलाकात थी उस मौजू पे उस पर बात नहीं हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने तो 2 बातें की थी, अपने वाक़िफ़ीन हाल को भी बताया था। एक तो ये कि हालात इस किस्म के हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ शख्सियात पे हमले हुए हैं। अभी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे ताज़ा हमला हुआ, उससे पहले हैदरी साहब, मौलाना पे 3 हमले हुए,
मौलाना शेरानी साहब पे हमला हुआ, दीगर हमारे जो कायदीन थे उन पे हमले होते रहे। और दूसरी बात मौसम का था। लेकिन इस तमाम के बावजूद अगर तबले इंतखाबात बचता है तो जमीयत उलमा इस्लाम पीछे नहीं रहेगी और उन हालात के तहत अपनी तमाम तर जो कैंपेन है वो चलाएगी। उसके लिए हम अपना फिर हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन इस वक्त ये इस बात पे ये बात नहीं हो सकी, ये ज़रा गौर नहीं आ सका। सही। तारिक मदीन साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बड़ी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ इस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रही है। प्री इलेक्शन अलाइंसेस भी बना रही है, वो सिंध की तरफ भी अलाइंस में जा रही है, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहादी देख रही है। पंजाब में सीट एडजस्टमेंट जो है वो काफ लीग के साथ अनाउंस कर दी गई है। मुमकिन तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी जनूबी पंजाब में बातचीत चल रही है, लेकिन अनाउंस नहीं किया गया। कितना इफेक्टिव आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के ये इत्तेहाद होंगे आने वाले इलेक्शंस में, ख़ासतौर पर जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 141 में से 120 से 125 नशिस्तें हमारी महफूज हो चुकी हैं पंजाब में? ये जो है ना जुमला राना सनाउल्लाह साहब का, इससे मैं किसी हद तक एग्री करता हूं कि 120 से 125 नशिस्तें महफूज हो चुकी हैं। ये वाला जो एतमाद है इसके पीछे यकीनन कोई वजह है। बाकी मुस्लिम लीग नून, अच्छा महफूज, तारिक भाई सॉरी, महफूज मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि 120 से 125 सीटें जीतेंगे। आई एम सॉरी, मैं आई मिसकोटेड है। अच्छा, जीतेंगे तो चलिए उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ये जो मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है, ये तो इंतहाई कंफ्यूज्ड हिकमत अमली है। यानी इसमें हिकमत अमली कहाँ है? अगर आप मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की तकरीर देखें तो क्या मियां नवाज शरीफ ने उस 21 अक्टूबर की तकरीर में कहीं भी ये कहा था कि हमें वोट दें, हमें मौका दें? तो वो तो नजर नहीं आया आपको। वो जो डील की बात मुसलसल हो रही है वो आपको नजर आती है उस तकरीर में भी, क्योंकि 18 सितंबर को जो अब मिट्टी पाव नहीं चलेगा हुआ था और उसके बाद फौरी तौर पर बिरादर सगीर ने बिरादर कबीर तक दौड़ने के बाद जो बात की थी, उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ दिया गया था। वरना उससे पहले तो है वो मिट्टी पाव नहीं चलेगा हो रहा था। तो सिंध में आपको जीडीए भी चाहिए, आपको एमक्यूए भी चाहिए। पंजाब में आप इस्तेहकाम वालों को मुकम्मल ना नहीं कर सकते। पंजाब में काफ लीग आपको चाहिए। बलूचिस्तान में आपको इलेक्टेबल्स चाहिए, ये बैसाखियां जरूरत होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको फजलुर रहमान साहब की जमात भी चाहिए, एएनपी वाले भी चाहिए और फजलुर रहमान की जमात को भी नून लीग और ये तमाम लोग चाहिए। तो क्लैरिटी कहाँ है? मतलब आप इंतखाबात में जाना कैसे चाहते? हर तरफ से ऑप्शन खुले रखे हुए हैं और इनमें से क्या हिकमत अमली होगी? यानी हम वो जमात हैं जो सब जीत लेंगे तो हम बाकियों को फिर उसके बाद लेकर चलेंगे अपने साथ। मुस्लिम लीग नून मुझे यकीन की शदीद कमी का शिकार नजर आ रही है। सही। सिंधु साहब बताइएगा कि ये यकीन की शदीद कमी है या मियां साहब की सियासी बसीरत उनको बता रही है कि उन्हें इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद कायम कर लेने चाहिए बजाय इसके कि वो इलेक्शन के बाद लोगों के साथ राब्ते करें? नकीब साहब, मुझे मदीन साहब से बड़ा जाती तौर से अच्छा पर लग रहा है जब ये भी उसी इदारों में से जिन इदारों की आज ये बात कर रहे हैं बड़े क्वालिफिकेशन से, हमें यकीन की हद तक यकीन है। आपने बड़ा अच्छा मुझे आपसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। मैं उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रात सनाउल्लाह साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने यही कहता जो आपने फरमाया कि हम हमारे उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पे ये हाथ बनते हैं, सारा कुछ होता है सियासत में। जितने मेरी बात सुने थी, आप बिलावल साहब की बात कर रहे थे कि बाबों को पीछे छोड़ देना चाहिए, वो भी तो सुबह जाके एक बातें से सारी इंस्ट्रक्शन लेकर जाके फिर बात छोड़ देकर अपने घर जाके ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे फलो फैल देते बाहर से। दूसरे नंबर पे हमें यकीन की दोबारा कहता हूँ, यकीन की हद तक यकीन है। सॉरी, आपका इशारा है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ है? उनको तो आप उनकी तो आप तौसीक कर रहे हैं। मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान देखा, मुझे लगा कि मरियम औरंगजेब साहिबा तर्जुमान बन गई है उनकी, जिस तरह तारीफें कर रही थी। मेरे नबी साहब इसलिए क्या है, ये जो बुजुर्गों वाली बात होती है ना, बुजुर्ग हमारे सरमाया होते हैं, हमारे लड़की रौनक होते हैं, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिलावल साहब को ठीक हमारे लिए काबिल इकराम है, बड़ी माँ के बेटे हैं, बड़े नाने के अपना अभ्यास करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये इलेक्शन जो होता है ना कि इसमें क्या, मैं अगर एक मिसाल की बात करने लगा
रहा हूँ। जब पीपल्स पार्टी ने किया इलेक्शन में हमारी तारीफ करेंगे या हम उनकी तारीफ करेंगे? इलेक्शन का जितना अच्छा होता है हमें एक दूसरे के खिलाफ कंपेन करनी होती है। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी एट द राइट टाइम एट द इलेक्शन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमको इसके सियासत को जो इमरान खान साहब ने दुश्मनी बना दिया था कि 9 तारीख को सिर्फ कौम के नौजवानों को कौम के इदारों के साथ लड़ा दिया। हम कहते हैं कि वो जो शदीद किस्म की नफरत जो पैदा हो चुकी है और जिस तरह से मुजस्समों को अपना जो किया गया, जीएसटी हमला किया गया, ये चीजों वापस आए। अब जब तक सबसे पहले जो बात होगी नकवी साहब आपका सियासत कराम, जब तक इस मुल्क की मशीयत ठीक नहीं होगी, इसके साल 2 साल सारे तरीके से ठीक नहीं करेंगे, कहूँगी कि वाक्य में शामिल नहीं क्योंकि बेटर भी कर सकते हैं। और यही है नवाज शरीफ मेरे ख्याल से सबके साथ बात हो सकती है ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कौम का जब अगर हमें आज ये ना किया तो अगर हम दूसरे उन्हीं बातों में पड़े हुए कि हमारी हिकमत क्या है, ये हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, नहीं स्ट्रेटेजी अब सिर्फ यही है कि कॉमन मैन की जिंदगी को तब्दील करना जो पहले बहुत अच्छा रहती है। सही सर, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं आप ही से आगाज़ करूंगा क्योंकि आपने जो बात की है कि मियाँ साहब की कुछ है, मियाँ साहब ने ये सोच किस वक्त डेवलप की, क्योंकि माजी करीब में जो हमने देखा उनका मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ रहा है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खलील ताहिर संधू साहब, ब्रेक से पहले आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मियाँ साहब की पॉलिटिक्स वो जो टर्न्स ले रही है उसके हवाले से बात हो रही थी। मुझे ये समझा दें कि ठीक है इत्तेहाद कर रहे हैं, इत्तेहाद होने चाहिए, मैं नहीं चाहता कि और कोई भी नहीं चाहता होगा कि पाकिस्तान के सियासतदान गुत्थम गुत्था हों और सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जिन लोगों को मियाँ साहब ने अभी 18 सितंबर को ये करार दिया कि ये वो टोला है और उस टोले में फिर यही टोला करार देते थे, बाप पार्टी को भी वो ये कहते थे, MQM को भी ये कहते थे कि इसने इमरान खान के साथ मिलकर इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, लूटा है, इसको खोंचा है, इसको जो है जिस तरीके से बर्बाद किया है। और फिर उनके साथ पोस्ट इलेक्शन अलायंस में आप जाएं, मुझे ये समझ आएगी कि मियाँ साहब को लगता है कि उनकी सियासी बसीरत है कि मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले क्या मजबूरी है कि आप बाप पार्टी, जिसके बारे में मौलाना साहब भी कह रहे थे कि बाप का बाप कौन है हमें पता है, मरियम नवाज साहिबा भी कह रही थी बाप अपने बाप से पूछे बगैर वोट नहीं देता। फिर हमने खालिद मक्सी साहब को सुना, उन्होंने 14 नवंबर को ये गुफ्तगू की जिस वक्त मियाँ साहब वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि फिल वक्त तो हम सबका बाप एक ही है। ये हो क्या रहा है? मियाँ साहब आपके साथ किस तरह की चेंज आई और मियाँ साहब को 3 दफा तो इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने दे दिया, 2017 में उनको निकाल दिया गया। और आप देखिए अब इस किस्म के जाती है तो हर ह्यूमन बीइंग जो है वो कोई तो अच्छी बात है, लेकिन जो बात वोट की इज्जत की तो उसमें आज भी आई है कि वोट की इज्जत है और वो क्या वोट की इज्जत है कि किस तरह सलाम होते सिंधु साहब आपकी आवाज में बहुत करना हो गए, और आपका जो तरक्की का सफर है वो रुक गए। मैं दोबारा फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं सिंधु साहब आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, डिस्टॉर्शन है। मैं चाहूँगा कि जैसे ही आपसे रब्ता हमारा जो है वो दोबारा से कनेक्ट हो, मैं आपसे बात करूँगा। तारिक मतीन साहब आप हाथ उठा रहे थे, आपको बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़। देखिए, आप इस पर एतराज कर रहे थे कि बाप के बारे में तर्ज तकल्लुम, तर्ज तकातुब क्या है मियाँ नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ का, फजलुर रहमान साहब का। तो ये एतराज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बाप के बारे में तमीज से बात कर रहे हैं अब और सीख गए हैं बाप के बारे में बात करना, तो ये एक अच्छी बात है, काबिल सताइश बात है। इस पर एतराज जो है वो मुझे हैरानी है कि आप इस पर एतराज कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग बाप के बारे में बेहतर अंदाज में बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसको जो है वो सराहना चाहिए और इंक्लूसिव सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है। और बाप के लिए जो है वो आपको कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छी बाप का तो एहतराम होना चाहिए। सही।
अच्छा तारिक भाई, मैं आता हूँ आपके पास वापस। हाफिज साहब, इस वक्त जो जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ें, अभी तो डस्ट सेटल होगी तो पता चलेगा कि क्लैरिटी आएगी कि कौन कहाँ किसके साथ कैसे खड़ा है। ये बताइए, ये बलूचिस्तान में जो मियाँ साहब गए हैं, बाप पार्टी के साथ भी दीगर लोगों के साथ भी उनका लेज़ॉन बढ़ रहा है। एक मैंने बयान देखा था फैसल वावडा साहब का, उन्होंने ये दावा किया कि अगली हुकूमत माइनस पीपल्स पार्टी माइनस पीटीआई, ये दो जमातें निकाल दें, बाकी आप सब जितने बच जाते हैं सारे मिलके हुकूमत बनाएंगे। मामलात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। असल में एक तो तारिक मतीन साहब हमारे मेहरबान हैं, उन्होंने शायद बाप के बाप की बात की है बाप की बात नहीं की, शायद बाप के बाप की बात की है। बलूचिस्तान के हवाले से तो यकीनन मैं ये तो समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि वहाँ हमारी 16 सीटें हैं। 16 नशस्तों के लिए इतनी तगुदो मेरे ख़्याल में नहीं की जा सकती है। असल जो मामला है इस वक्त बलूचिस्तान में वो रिकॉर्डिंग का मामला है, इसके अलावा सैंदक का मामला है और सी पैक का मामला है, और हमारे मार्बल के जो खाने हैं, कोयला के खाने हैं, जो मादनियात है, उससे हटकर जो हमारे साहिल है, और उससे बढ़कर अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो हमारे बॉर्डर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इक़्तिसादी नशेब व फराज तो नहीं है, नशेबी में हम जा रहे हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में जो महरूमियाँ हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होंगी, जब तक बलूचिस्तान के जो अरबों खरबों डॉलर के जो ज़ख़ायर हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी तो हमारी माशी हालात दुरुस्त नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोशिश ये की जा रही है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर मामला हो। दूसरी बात ये कि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान की एक और रिवायत भी रही है कि उनके जो मसाइल और मुश्किलात हैं हमारे, उसके लिए जब भी हुकूमत बनी है वो मखलूत हुकूमत बनी है, क्योंकि इलाके बहुत दूर दराज हैं, वसाइल कम हैं, पानी की किल्लत है, डैम नहीं है और दीगर मामलात हैं। इसलिए तमाम तर मामलात को एक अलग अलग करके किसी न किसी तरीके से, बल्कि पिछली हुकूमत में तो ये था कि हुकूमत और अपोजिशन जब तब्दील हुई और बिजंजौ साहब आ गए तो उन्होंने अपोजिशन के लोगों को भी कहा कि भाई आपके भी मसाइल मुश्किलात है इलाकों के, यानी जो जिस हल्के से पहले मैं मुंतखब हुआ था, आपको हैरत होगी मोहतरम कि वो 735 किलोमीटर लंबा है। इस तरह इस एक हल्के पे किसी एक एमएनए या एमपीए का कोई मामूली फंड जो है वो कारामद कुछ। और दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर इत्तेहाद हो, जिस तरह संधू साहब ने कहा, आपस में कम से कम कुर्बत हो, सीट एडजस्टमेंट हो, तो उससे जिस किस्म के मामलात की आपने शुरू में बात की थी तो उनका भी तदारुक होगा। अगर बिल्कुल हम एक दुश्मनी की हद तक इख्तिलाफात में जाएंगे तो कहीं सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद की सूरत में कम से कम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। और आपने ये कहा कि बड़ी अच्छी बात की है मोहतरमा औरंगज़ेब साहिबा ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का आपने हवाला दिया कि वो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बड़ी तारीफ़ की है। और मैं समझता हूँ कि इसका सहरा भी बिलावल भुट्टो के सर है कि जो शायद आजकल वो बुज़ुर्गों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने उस तरफ से रुख किया है। तो ये हमारी सियासत का है कि जब एक तरफ से कोई बात होती है तो फिर उसको काउंटर करने के लिए फौरी तौर पर बात की जाती है। और अगर इसी टोन को और इसी अंदाज़ को और इसी नीयत को जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का है, इसको सब बरकरार रखें तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के माहौल में इलेक्शन का मसला मुझे हाफिज साहब ये बताइएगा कि आपके सूबे में जो इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है, मैं इसे जोड़ तोड़ ही कहूँगा, मुझे ये बता दीजिए, कुछ रिपोर्ट्स ये चल रही हैं कि JUIF और बाप दोनों जमातें जो हैं वो एक मुमकिना सूरत में, अलायंस की सूरत में, इत्तेहाद की सूरत में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कह रही हैं कि हमें दे, आप लोग गफूर हैदरी साहब के लिए मांग रहे हैं। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और बाप पार्टी भी मांग रही है। कैन यू कंफर्म दैट? देखिए, मांग किससे रहे हैं मियाँ साहब से? मैं अच्छा नहीं, ठीक है, मैं आपका समझ गया हूँ, आप क्या कह रहे हैं। मैं अर्ज़ गुजारिश करता हूँ ना, क्योंकि मैं थोड़ा सियासी वर्कर हूँ ज़्यादा,
इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे बताया जाए कि मांग किससे रहे, क्योंकि इलेक्शन का तारीख आया नहीं है, शेड्यूल आएगा, मतलब तारीख आ गई, शेड्यूल नहीं आया। शेड्यूल नहीं आया अभी तक। उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद अल्लाह करे कोई अच्छी तरह वोटिंग हो, पता चल जाए जो जीतेगा वो सीएम होगा। हर पार्टी चाहती है कि सीएम हमारा, और जमीयत उलमा इस्लाम की एक वहाँ पर अक्सरियत है, ज़रूर हम चाहेंगे। अब कौन होगा इसका फैसला भी जमात करेगी, सही। और तब करेगी जब हमारे पास उस किस्म के नंबर्स होंगे। सही। सिंधु साहब, आपके साथ हमारा क्योंकि राब्ता अब बहाल हो गया, मुझे ये बताइएगा कि एक बज़ है, एक इस वक्त चैमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में कि जो 2018 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट वो डी लिस्ट हो गए थे मियाँ साहब के हवाले से, और आपके जो सेनेट के बहुत से अरकान हैं, अगरचे वो आपकी पार्टी के हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि उनके पास निशान नहीं था, इसी तर्ज के ऊपर शेड्यूल आने के बाद क्या आप माहिर कानून भी हैं, पीटीआई के साथ भी कुछ हो सकता है अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से या उनकी पार्टी के हवाले से कोई सिमिलर फैसला आ जाए? सर, हम मैं समझता हूँ कि एक मैं हाफिज साहब की बात जिसका पार्टी फिक्शनल की मैं पहले बात से आपकी इजाजत करना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डेट हुई थी, इलेक्शन एक्ट हो जाता है दिसंबर के पहले नोटिफाई होगा और उसके बाद शेड्यूल आ जाएगा। सही। 45 डेज का चर्चा होता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। नंबर 2, हम कहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो उसके साथ ऐसा ना हो। जो हमारे साथ हुआ कि नाला भी 15 किलो एकदम जज्बा हुआ है, बहुत इसकी हुआ है और दूसरे मुकदमा बना दिए गए, और मतलब आशियाना के मरीन सब उठा लिया गया, इसका और दूसरी खवातीन को उठा दिया गया। तो ये हमारे किसी और के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हमारे साथ किया गया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप देखेंगे 8 फरवरी को जो भी होगा उसको नजायज को कबूल किया जाएगा। ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा, तो 2 बजे तक सफेद था, उसके बाद फ्री हो गया और उसके बाद आरटीएस बैठ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये काम से शादी का जो है मियां मोहम्मद नवाज की तो शादी का पैगंबर बन के उतरेगा और वहाँ पर इसको इंशाअल्लाह मियां नवाज के प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सही। और खावर मानिका के जो इंटरव्यू है उससे खान साहब के लिए कोई कानूनी महाज के ऊपर मुश्किल पैदा हो सकती है, कानूनी राय दे दें? मैं किसी को सुन नहीं सकता, मैं बिल्कुल ही मैंने सुना वो कि सुबह आज मैं बाहर जाना था अदालत में पेश होना था, तो वो थोड़ा सा 2-4 मिनट बात नहीं सुना, तो मैं कोई इस पर राय नहीं दे सकता बिल्कुल। लेकिन मैं हाफिज साहब की बात में जरूर दोबारा फिर सकता हूँ, ये नहीं हालांकि मेरी जमात अलग है, वो अपना उनकी इमरान खान का जो जमात अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत में इस हद तक बराबर है और तसातुल का माहौल है। और जो भी अरे सावर मानी तो कम से कम 4-5 बेटी हैं, ये 4 उसकी, तो इस लेवल की आप बेटी के खानदान में भी असर क्या पड़ता है? जब वो खुद करेगा तो फिर लोग कहेंगे ना सर, लोगों को तो नहीं रोका जाता। सही। तारिक मतीन साहब, आपने 1-2 नहीं 4-5 नहीं, आपने बेशुमार इलेक्शंस कवर किए हैं, ज़िमनी इंतखाबात कवर किए हैं, वो इंतखाबात कवर किए हैं जिसमें पोलिंग स्टेशन हसास थे, हल्के हसास थे, मारा मारी का माहौल था, आपने हमने इकट्ठे ही सहाफ़त की है। ये जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जब वो क्रिकेटर थे तब भी ये इल्ज़ामात थे, जिस वक्त उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की तब भी ये इल्ज़ामात थे, अभी मुझे बताएं इन इल्ज़ामात के साथ इमरान खान यहाँ पर खड़े हैं, अभी ये इंटरव्यू इन इट्स पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या इमरान खान के लिए, उनकी जमात के लिए डैमेजिंग होगा या नहीं? क्विक आंसर। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि हमने इसका नतीजा जो है वो फौरी तौर पर देख लिया था, बल्कि इंटरव्यू से पहले ही देख लिया था जब इस इंटरव्यू की अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये इंटरव्यू आपको बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। ये इंटरव्यू खावर फरीद बानेका और शाहजेब खानजादा साहब को डैमेज कर चुका, जियो न्यूज वैसे ही डैमेज इसका उठा रहा है। तो इमरान खान साहब को इस वक्त उनकी जमात के सपोर्टर्स, आम लोग, वो जिस तरह से उनके साथ खड़े हुए वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये इंटरव्यू भी काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, जिस तरह बाकी एफर्ट्स काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं इस वक्त। सही। तारिक मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खलील ताहिर सिंधु साहब बहुत शुक्रिया, हाफिज हुसैन अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो चुकी है, 8 फरवरी को होना है। ये सबसे क्रूशल टाइम चल रहा है क्योंकि ये 4-5 महीने इसमें हमारे सियासतदानों का बिहेवियर, हमारे वकला का, हमारी आवाम का, हमारे सहाफ़ियों का ये शेप अप करेगा कि पाकिस्तान ने किस रास्ते पर चलना है, यहाँ पर कानून की, आइन की अमलदारी किस तरीके से होती है और सियासी रवैये और जमहूरी अक़दार किस तरीके से पनपती हैं।
मेरा जो है वो उम्मीद हमारी यही है और यही होनी चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो एक बेहतर अंदाज में होगा। अब तक के लिए इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।